Fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus, and potassium, and manure is relatively less rich in plant nutrients. अब जो fertilizers हैं ये काफ़ी रिच हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स में, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, एंड ऑन द अदर हैंड मैन्योर जो है वो इन कंपैरिजन ऑफ फर्टिलाइजर्स थोड़े लेस रिच हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स में. नाउ दिस टेबल gives the difference between a fertilizer and manure. Now, advantages of manure. The organic manure is considered better than fertilizers. अब अगर हम वैसे कंसिडर करें तो मैन्योर जो है वो फर्टिलाइजर से बेटर होता है. वाई? बिकॉज इट एनहांसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की को एनहांस करता है. इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स ईजी. सॉइल को पोरस करता है ताकि गैसेस ईजिली एक्सचेंज होती रहें, आना जाना होता रहे. इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स को इंक्रीज करता है एंड इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल. नेक्स्ट स्टेप, इरिगेशन. ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव. ये तो सबको ही पता है कि सबको वाटर चाहिए रहने के लिए. वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स ऑफ प्लांट्स. तो वाटर ऐसी एक प्लांट के लिए ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, ताकि उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो, फ्लावर्स, फ्रूट्स और सीड्स की डेवलपमेंट हो. वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट्स. तो वाटर एब्जॉर्ब कैसे होता है? जो प्लांट की रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं उसे. अलॉन्ग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड. तो वाटर के साथ साथ मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स भी एब्जॉर्ब करती है प्लांट रूट्स. प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर. 90% वाटर होता है प्लांट्स में. Water is essential because germination of seeds does not take place under dry conditions. वाटर की रिक्वायरमेंट होती ही होती है बिकॉज सीड्स की जर्मिनेशन ड्राई कंडीशंस में पॉसिबल है ही नहीं. वो जर्मिनेट ही नहीं हो पाएंगे विदाउट वाटर. न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व्ड इन वाटर get transported to each part of the plant. Water also protects the crop from both frost and hot air currents. To maintain the moisture of the soil for healthy crop growth, fields have to be watered regularly. अगर हमें एक हेल्दी क्रॉप चाहिए, ग्रोथ अच्छी चाहिए क्रॉप की, तो फील्ड्स को रेगुलरली वाटर देना इट्स compulsion. The supply of water to crops at different intervals is called irrigation. अब crops को water देना during different intervals is called irrigation. The time and frequency of irrigation varies from crop to crop, soil to soil and season to season. अब जो टाइम है, कितनी क्वांटिटी देनी है इरिगेशन में, कितना वाटर देना है, वो डिपेंड करता है क्रॉप पर, सॉइल पर एंड सीज़न पर. रेनी सीज़न में पानी कम देते हैं बिकॉज नेचर ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा है. अगर हम उसे और पानी से भर देंगे तो वो प्लांट ख़राब हो जाएगा. समर्स में ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है. सो इट डिपेंड्स ऑन द क्रॉप, सॉइल एंड सीज़न एज वेल. In summer, the frequency of watering is higher because already इतना hot होता है. Why it is so? Could it be due to the increased rate of evaporation of water from the soil and the leaves? ये भी कह सकते हैं हम कि summers में जो rate of evaporation होता है water का वो increase हो जाता है. वो evaporate होता रहता है और water dried up होता रहता है. टाइप ऑफ इवेपोरेट ही होता रहता है वो. भोजो said, I am very careful this year about watering the plants. Last summer my plants dried up and died. बिकॉज उसने पानी नहीं दिया होगा उस टाइम पे.
ठीक से, समर्स में तो ज़्यादा चाहिए होता है। नाउ सोर्सेज क्या होते हैं इरिगेशन के? वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स। नाउ let's study traditional methods of irrigation. The water available in wells, lakes, and canals is lifted up by different methods and different regions for taking it to the fields. अब वेल्स, लेक्स, कैनाल से वाटर को लिफ्ट करना अलग अलग मेथड से होता है, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग मेथड से होता है, ताकि उन्हें हम फील्ड तक ले जा सकें. कैटल और ह्यूमन लेबर इज़ यूज्ड इन दीज मेथड्स. या तो कैटल यूज़ होएगी या ह्यूमन लेबर. सो दीज मेथड्स आर चीपर बट लेस एफिशिएंट. एंड द वेरियस ट्रेडिशनल मेथड्स आर मोट, वी कैन ऑल्सो से पुली सिस्टम, इसमें पुल करना होता है, चेन पंप, ढेकली एंड राहत लीवर सिस्टम. Pumps are commonly used for lifting water. ठीक है. And diesel, biogas, electricity and solar energy is used to run these pumps. अब देखो आप, तो चेन पंप है ये. इसके अंदर क्या है? ये व्हील है, बकेट जाती है, वाटर निकालती है, और जब वो राउंड होके आती है वाटर सारा नीचे चला जाता है. सेम राहत में है. ये कैटल चल रही है तो वो भी चल रहा है, वो वाटर भरेगा जाएगा, वाटर भरेगा जाएगा, लाइक दैट. नाउ मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन कम. नाउ दीज हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली एंड द मेन मेथड्स आर स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम. लेट्स सी. इन स्प्रिंकलर सिस्टम, this system is more useful on the uneven land where sufficient water is not available. स्प्रिंकलर सिस्टम उन जगहों के लिए जहाँ पे थोड़ा वाटर भी अवेलेबल नहीं है. द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप्स, ये जो नोजल्स आप देख रहे हो ये रोटेटिंग नोजल्स हैं, आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन. अब ये जो नोजल्स हैं ये सारी मेन पाइपलाइन से जॉइंट है टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स. एंड वाटर इज अलाउड टू, व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ अ पंप. विद दिस पंप it escapes from the rotating nozzles and it gets sprinkled on the crop as if it is raining. तो ये सारी अलग अलग जगह में ये पानी चला जाता है and looks like that it is raining. And sprinkler is very useful for sandy soil. Remember this point, that it is very useful for sandy soil. 1 mark क्वेश्चन में पुट अप हो सकता है कि which method is, which tool is very useful for sandy soil? Sprinkler. And method? Sprinkler system. Now next method is drip system. In this system the water falls drop by drop just as at the position of roots. तो इस सिस्टम में वाटर कैसे जा रहा है? जस्ट ड्रॉप बाय ड्रॉप. स्प्रिंकलर में क्या हो रहा था कि नोजल्स में से वो स्प्रिंकल हो रहा है वाटर, और इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप. सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम एंड इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज. ठीक है. ये किस चीज़ के लिए है, किस चीज़ के लिए बेटर है ये वाला मेथड? जहाँ पे हम फ्रूट प्लांट्स को वाटर कर रहे हैं, गार्डन्स में कर रहे हैं या ट्रीज़ में कर रहे हैं. The system provides water to plants drop by drop and water is not wasted at all. Water waste नहीं हो रहा है बिल्कुल भी. It is a boon in regions where availability of water is poor. ये उन जगहों के लिए ठीक है जहाँ पर वाटर की काफ़ी कमी है. Availability of water काफ़ी poor है. Okay. Now protection from weeds.
Pocho and Paheli went to a nearby wheat field and saw that there were some other plants in the field. अब वो wheat की field में जाते हैं और देखते हैं कि और भी plants हैं field में. Pocho asked, have these other plants been planted purposely? Let's see. In a field, many other undesirable or we can say unwanted plants may grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds. कभी कभार क्या होता है फील्ड के अंदर कि काफ़ी अनवांटेड प्लांट्स नेचुरली ग्रो हो जाते हैं क्रॉप के साथ में. जो ये प्लांट्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं वीड्स. ये अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, इनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है बट ये नेचुरली ग्रो हो जाते हैं अपने आप ऑटोमेटिकली. सो द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग. अब इनको हटाने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं हम? वीडिंग. वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स compete with the crop plants for water, nutrients, space and light. So thus they affect the growth of the crop. Weeding बहुत नेसेसरी है. Why? क्योंकि जो फार्मर्स ने जो प्लांट्स को जिन क्रॉप प्लांट्स को ग्रो ऑलरेडी कर रखा है, वीड्स उनके साथ compete करते हैं वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस, लाइट के लिए. हमें तो वीड्स की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, वीड्स तो हमें चाहिए ही नहीं, बट जो हमें प्लांट चाहिए वो उनसे लड़ते हैं. इन सिंपल वर्ड्स, उनसे लड़ते हैं वो वाटर के लिए कि ये पानी हमें दो. वीड्स कहते हैं नहीं हमें दो, क्रॉप प्लांट्स कहते हैं हमें दो. तो न्यूट्रिएंट, स्पेस, लाइट के लिए उनकी लड़ाइयाँ होती हैं. इन योर वर्ड्स, ठीक है. तो इससे फिर क्या होता है कि जो ग्रोथ होती है क्रॉप की वो अफेक्ट होती है. Some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animals and human beings too. अब कुछ weeds क्या होते हैं हार्वेस्टिंग में भी इंटरफेयर करते हैं, अपनी टांग अड़ाते हैं आकर, और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए वो पॉइजनस भी हो जाते हैं. So farmers adopt many ways to remove weeds and control their growth. तो फार्मर्स ने काफ़ी वेज अडॉप्ट किए हैं ताकि वो इन वीड्स को बिल्कुल रिमूव कर दे और इनकी ग्रोथ को कंट्रोल कर दे. टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग ऑफ वीड्स विच मे देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड अप विद द सॉइल. अब क्रॉप्स को सो करने से पहले अगर हम टाइलिंग कर दें, प्लोइंग कर दें, तो उससे क्या होता है कि वीड्स की जो अपरूटिंग है वहीं किलअप हो जाती है और उसके बाद वो ड्राई होकर वो सॉइल के साथ ही मिक्सअप हो जाता है. एंड द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स. वीड्स का कट करने का बेस्ट टाइम यही है कि जब फ्लावर्स और सीड्स के प्रोड्यूस होने से पहले ही हम उन्हें उड़ा दें, कट कर दें. The manual removal includes physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground from time to time. And जो manual removal है उसमें क्या होता है कि weeds को remove करते हैं हम physically बिल्कुल ground से जहाँ से वो start हो रहे हैं, uprooting से ही cut कर देते हैं time to time. And this is done with the help of a खुरपी. Okay? खुरपी एक टूल होता है जिससे कट करते हैं. अ सीड ड्रिल इज़ ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स. सीड ड्रिल भी यूज़ होता है वीड्स को अपरूट करने में. वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड्स. अब वीड्स को कंट्रोल करा जाता है कुछ केमिकल से जिन्हें हम वीडीसाइड्स बोलते हैं. दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स. सी, this man is spraying weedicide in the crop field. स्प्रे कर रहा है वो वीडीसाइड को. They do not damage the crops. वीडीसाइड्स क्रॉप को डैमेज नहीं करेंगे. The weedicides are diluted with water to extent required and sprayed in the fields with a sprayer. वो क्रॉप्स को कुछ डैमेज नहीं करेंगे. वीडीसाइड्स डाइल्यूट हुआ होता है वाटर के साथ
और स्प्रे किया जाता है वो एक स्प्रेयर से. Bujo asked, do weedicides have any effect on the person handling the weedicide sprayer? See, as already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seed formation. So, spraying of weedicides may affect the health of farmers. Affect करता है. So they should use these chemicals very carefully. काफ़ी ध्यान से chemicals को use करना पड़ता है. They should cover their nose and mouth with a piece of cloth during spraying of these chemicals. तो माउथ और नोज़ को कवर कर लेते हैं ये लोग, क्योंकि वीडिसाइड अफेक्ट करता है ह्यूमन हेल्थ को. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ हार्वेस्टिंग. Harvesting of a crop is an important task. What is harvesting? The cutting of crop after it is mature. जब crop अच्छे से grow हो जाती है, matured हो जाती है, उसे cut करना. In harvesting, crops are pulled out और cut close to the ground. जैसे manually अगर करेंगे वो, तो ग्राउंड से बिल्कुल क्लोजली उसे कट कर लेंगे. एंड इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर. 3 से 4 months लगते हैं क्रॉप को मैच्योर होने में. हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज ईदर डन मैनुअली बाय सिकल, दिस इज द सिकल, और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर. इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द grain seeds need to be separated from the chaff and this process is called threshing. अब हार्वेस्टिंग जो है वो या तो मैनुअली कर लो सिकल से या हार्वेस्टर से कर लो. दैट डिपेंड्स ऑन दैट कंट्री, क्योंकि हर कंट्री में अलग अलग मेथड्स यूज़ होते हैं. अब जो हार्वेस्टेड क्रॉप है उसके अंदर जो ग्रीन सीड्स होते हैं उनको सेपरेट करना होता है शाफ से. शाफ इज़ द वेस्ट, टाइप ऑफ वेस्ट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग. So this is carried out with the help of a machine called combine, which is in fact a combined harvester and thresher. Thresher बोल लो या फिर आप combined harvester बोल रहे हो. Paheli said, after harvesting, sometimes stubs are left in the field, which are burnt by farmers. Paheli is worried. She knows that it causes pollution. It may also catch fire and damage the crops lying in the fields. अब जो हार्वेस्टिंग के बाद है फील्ड के अंदर स्टब्स रह जाता है, मतलब वेस्ट रह जाता है, तो जो फार्मर्स जला देते हैं. बट शी इज़ वरिड ऑल्सो बिकॉज इट कॉजेज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन होता है उससे, और वो अपने आप फायर भी कैच कर लेते हैं और क्रॉप्स भी डैमेज हो जाती हैं अगर वो फील्ड्स में पड़ ही रहे तो. Farmers with small holdings of land do the separation of grain and chaff by winnowing. अब ये winnowing मशीन है, winnowing होती है उसको grain को separate करने में chaff से. You have already studied in class 6th also. Now, what are harvest festivals? After 3 or 4 months of hard work, there comes the day of the harvest. The sight of golden fields of standing crop laden with grain fills the hearts of farmers with joy and a sense of well-being. And the efforts of the past season have borne fruit, and it is time to relax and enjoy a little. The period of harvest is thus of great joy and happiness in all parts of India. Men and women celebrate it with great enthusiasm. Special festivals associated with the harvest season are Pongal, Baisakhi, Holi, Diwali, Nabanya and Bihu. तो हार्वेस्ट फेस्टिवल्स क्या होते हैं कि हार्ड वर्क करने के 3-4 मंथ्स बाद जब क्रॉप्स मैच्योर हो जाती हैं तो वो एक ऐसा टाइम होता है, गोल्डन फील्ड्स होती हैं. सी साइट ऑफ गोल्डन फील्ड्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप, मतलब गोल्डन फील्ड्स होती हैं जिनमें ग्रेन्स भरे होते हैं. तो ये थोड़ा सा टाइम होता है जिसमें फार्मर्स इन्जॉय कर लेते हैं. लाइक पोंगल हो गया, बैसाखी हो गया, बिहू हो गया. ये थोड़ा टाइम होता है कि वो थोड़ा इन्जॉय कर लेते हैं थोड़े टाइम के लिए कि उनकी मेहनत रंग लाई. नाउ
स्टोरेज इज़ द लास्ट मेथड। अब जब हमने कट कर लिया है तो उसको स्टोर करना भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट होता है, स्टेप होता है। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क इफ़ द क्रॉप ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम। दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अगर क्रॉप ग्रेन्स को आपने कट कर लिया है, हार्वेस्टिंग हो चुकी है, तो अगर हमें उसे काफ़ी टाइम के लिए, थोड़े लॉन्गर टाइम के लिए हम उसे रखना है, तो हमें उसे सेफ रखना होगा। किस चीज़ से? ताकि उसमें मॉइस्चर ना हो जाए, इंसेक्ट्स ना आ जाए, रैट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो बिकॉज द फ्रेश क्रॉप हैज़ मोर मॉइस्चर। अब जो फ्रेश क्रॉप होती है इसमें ज़्यादा मॉइस्चर होता है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, they may get spoiled or attacked by organisms losing their germination capacity. तो ये जो प्रोसेस होता है काफ़ी ध्यान से करना होता है, बिकॉज जो फ्रेश क्रॉप होती है उसमें ऑलरेडी मॉइस्चर होता है। अगर हम फ्रेशली हार्वेस्टेड सीड्स को बिना ड्राई करे हम उन्हें रख देते हैं तो वो ख़राब हो जाएंगे, अटैक कर देंगे उस पर ऑर्गेनिजम्स, और उनकी जो जर्मिनेशन कैपेसिटी है वो लूज़ हो जाएगी। So hence, before storing them, always the grains should be properly dried in the sun to reduce the moisture in them. तो रखने से पहले हमेशा उन्हें सन में प्रॉपरली ड्राइड अप कर लेना चाहिए, ताकि उनका जो मॉइस्चर है वो रिड्यूस हो जाए। एंड दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट पेस्ट्स, बैक्टीरिया एंड फंगाई। Farmers store grains in jute bags और metallic bins। अब ऐसे बड़े बड़े वो जूट बैग्स में रख देते हैं या फिर metallic bins में रख देते हैं। However, large scale storage of grains is done in silos and granaries to protect them from pests like rats and insects. These are the सिलोज फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। ये काफ़ी मेटालिक बिन्स होते हैं बड़े बड़े, इनमें स्टोर करके रख देते हैं, या फिर ये ग्रेनरीज हैं, गोडाउन्स में जूट बैग्स में रख देते हैं ताकि पेस्ट से बचे रहें, रैट्स और इंसेक्ट्स वगैरह से। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। अगर हमें घर पे स्टोर करके रखना है तो ड्राइड नीम लीव्स डाल देते हैं, सूखी हुई कुछ नीम की लीव्स। For storing large quantities of grains in big godowns, specific chemical treatments are required to protect them from pests and microorganisms. घर में तो हम ड्राइड नीम लीव्स रख देते हैं, बट गोडाउन्स में रखने के लिए कुछ केमिकल ट्रीटमेंट्स करवाने की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो पेस्ट्स वगैरह से बचे रहें। Paheli says, I saw my mother putting some dried neem leaves in an iron drum containing wheat. I wonder why. So as we studied here, कि ताकि वो पेस्ट से बचे रहे। Now food from animals. This is the last topic of this chapter. There is one activity here that make the following table in your notebook and complete it. For example, food. अब उसके sources क्या क्या हैं? Cow, buffalo, goat, camel. After completing this table, you must have seen that like plants, animals also provide us with different kinds of foods. अब obviously बात है milk हो गया, egg हो गया, meat हो गया, ये कहाँ से आता है? Animal से आता है। Many people living in the coastal areas consume fish as a major part of their diet. अब जो कोस्टल एरियाज़ के पास जो रहते हैं लोग, उन्हें तो अब फ़िश ही ज़्यादातर खाते हैं, उनकी डाइट में होता है। इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्नड अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स. So we have just seen that the process of crop production involves a number of steps like selection of seeds, sowing, harvesting, etc. Similarly, animals reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter and care. अब जैसे हमने पहले पढ़ा, इस चैप्टर में पढ़ा, पूरे चैप्टर में हमने रीड आउट करा कि क्रॉप प्रोडक्शन में हमें स्टेप्स फॉलो करने होते हैं कि सॉइल को प्रिपेयर करो, फिर प्लोइंग करो, फिर ये करो वो करो। तो ऐसे ही एनिमल्स के केस में भी होता है। अगर हम उन्हें अपने होम्स में या अपने फार्म्स में रखते हैं तो उन्हें प्रॉपर फूड देते हैं,
शेल्टर देते हैं, उन्हें उनकी केयर करते हैं. एंड व्हेन दिस इज़ डन ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री. और जब ये प्रोसेस लार्ज स्केल पर होता है तो दैट इज़ नोन एज एनिमल हस्बेंड्री. Paheli said fish is good for health. We get cod liver oil from fish which is rich in vitamin D. तो फ़िश वो बता रही है कि हेल्थ के लिए अच्छी होती है और कॉड लिवर ऑयल मिलता है फ़िश से विच इज़ रिच इन विटामिन डी. सो फॉर नॉन वेजिटेरियंस फ़िश अच्छी होती है. अब वेजिटेरियंस तो नहीं खा सकते बट नॉन वेजिटेरियंस के लिए अगर वो खाते हैं तो इट्स गुड फॉर आवर हेल्थ. सो दिस completes our chapter. Okay, so bye bye, take care.